The Art of Public Speaking. Book by Dale Carnegie. Introduction. क्या आपने कभी अकेले पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन दिया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टेज पर हो और हजारों लोगों की नजरें सिर्फ आप पर टिकी हो? क्या आप भी कोई स्पीच देने से पहले नर्वस फील करते हो? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो ये बुक पढ़ के देखें। ये आपके दिल से पब्लिक स्पीकिंग का डर हमेशा के लिए निकाल देगी। अब जरा सोचो कि आपको स्कूल के एक इवेंट में कुछ बोलना है। अब इस बात के पूरे चांसेस है कि आप ये सोचकर ही टेंशन में आ जाओगे कि किस टॉपिक पर बोलना है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके लिए टॉपिक चूज करने से लेकर स्पीच डिलीवर करने के मेथड तक हर चीज में ये बुक आपकी हेल्प करेगी। डेल कार्नेज लिखते हैं, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही पसीने छूटते हैं। इस बुक में उन्होंने कई सारे टिप्स दिए हैं जिन्हें पढ़कर आप भी एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। इस बुक के अंदर कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग के डिफरेंट टॉपिक्स लिए गए हैं। हर चैप्टर के एंड में कुछ सवाल और एक्सरसाइजेस दिए हैं जो आपको जानने में हेल्प करेंगे कि चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। आपको और गाइडेंस देने के लिए हर चैप्टर के अंदर कुछ सिलेक्शन और पैसेजेस भी है जिन्हें आप मेन टॉपिक के एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर अवॉइड ना करे, क्योंकि हर चैप्टर में एक लेसन है और अलग यूज है। चैप्टर 1, ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस बनाकर रखना। हमें बोलते हुए कोई देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ये सोचकर ही अक्सर हम सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। लोग हमें जजमेंट करेंगे, ये ख्याल हमेशा हमारे मन में रहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस डर को खुद पे हावी होने देना चाहिए? अब सवाल है कि इस डर से बाहर कैसे निकले। तो जवाब है फेस इट, यानी डर का सामना करो। आपको ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यही से स्टार्ट होती है। कई लोगों की आंखें आपको देख रही है, ये सोचकर ही आप नर्वस होने लगते हैं, राइट? इस डर से निकलने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। जितना हो सके उतना पब्लिक के सामने बोलने की कोशिश करनी होगी। इसके बाद जल्दी ही आपकी हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए जितना हो सके पब्लिक के सामने बोलने की प्रैक्टिस करो। आपके अंदर का डर खुद ब खुद हट जाएगा। पहली कोशिश में मिस्टेक हो सकती है, मगर डरने की कोई बात नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पहली बार में सबसे गलती होती है। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहो ताकि नेक्स्ट टाइम आप बेटर कर सको। दुनिया के बेस्ट मास्टर स्पीकर्स में से एक डेनियल वेबस्टर अपनी फर्स्ट स्पीच के दौरान इतने नर्वस हो गए थे कि वो स्पीच बीच में ही छोड़कर वापस अपनी सीट में जा बैठे थे। इस बुक में दिए गए 5 स्टेप्स आपको बताएंगे कि ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे। फर्स्ट स्टेप है, आपकी ऑडियंस आपको ऑब्जर्व करती है, इसलिए आपको अपनी ऑडियंस पर फोकस करना है। क्योंकि यही वो लोग हैं जिनसे आपको डायरेक्ट बात करनी है, ना कि दीवार पे लटकी घड़ी से और ना ही उस प्लेटफॉर्म से जिस पर आप खड़े हैं। इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करें कि आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड स्टेप, जो भी आपको बोलना है उसकी तैयारी करके आए। अपनी स्पीच को अच्छे से याद कर लो। एक खाली दिमाग के साथ प्लेटफॉर्म पर जाना बेवकूफ़ी होगी। जब आपका माइंड खाली होता है तो आप दूसरी अनइम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो, जैसे मेरे बाल ठीक तो लग रहे हैं, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, अगर मैं फेल हो गया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जिसके बारे में आप पूरे कॉन्फिडेंट हो। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो तो आपके पास स्पीच रेडी होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने रिसर्च किया हो, स्टडी किया हो। जाहिर है आप ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिसके बारे में आप खुद फेमिलियर नहीं है। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचो। थर्ड स्टेप है, आफ्टर हैविंग सक्सेस एक्सपेक्ट इट, यानी सक्सेसफुल होने के बाद इसकी एक्सपेक्टेशन भी करो। जैसे कि एक डिनर पार्टी में वाशिंगटन इरविंग ने अपने फ्रेंड चार्ल्स डिकेंस को इंट्रोड्यूस किया। चार्ल्स डिकेंस स्पीच दे रहे थे कि अचानक बीच में ही वो रुक गए। उन्हें इतनी शर्म आई कि वो अपने सीट पे जाकर बैठ गए। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी। वो साइड में बैठे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरफ मुड़े और बोले, मैंने बोला था ना कि मुझसे नहीं होगा, देखा मैं फेल हो गया। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। अगर आप सोचोगे कि आपसे नहीं होगा तो डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे।
फोर्थ स्टेप है अज्यूम मास्टरी ओवर योर ऑडियंस, यानी आपको इमेजिन करना है कि ऑडियंस पर आपका पूरा कंट्रोल है। आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स होता है। तो या तो आप में या आपकी ऑडियंस में कोई एक फोर्स होगी। अगर आप पॉजिटिव फील करोगे तो आपकी ऑडियंस भी पॉजिटिव रहेगी। तो इसलिए ये सोचो कि आप एक कमाल की स्पीच डिलीवर कर सकते हो, एकदम नॉर्मल और शांत रहो और चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारो। फिफ्थ और लास्ट स्टेप है जल्दबाजी मत करो। जैसा हमने पहले भी कहा है, जितना हो सके कूल रहो, जैसा आपने प्रैक्टिस किया है उसी हिसाब से चलो। जब आपको खुद पे 100% कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक स्पीकिंग इतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आप सोचते थे। याद रखो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कर सकते हो, ये भरोसा रखो। डर को दूर भगाकर खुद पे बिलीव करो। चैप्टर 2 द सिन ऑफ मोनोटनी। टाइम के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी चेंजेस आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वर्ड्स के एक्स्ट्रा मीनिंग भी ऐड हो गए हैं जो पहले नहीं थे, जैसे कि लैक ऑफ वेरिएशन और रिपीटिटियस या डल को अब मोनोटोनस बोला जाता है। मोनोटोनस स्पीकर स्पीच के शुरू से लेकर एंड तक एक हो टोन में बोलता है। यही नहीं, वो अपनी पूरी स्पीच में सेम स्पीड और सेम एक्सप्रेशन देता है। कितना बोरिंग है ना, राइट? तो मोनोटोनी एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्पीकर्स करते हैं। ऐसा स्पीकर एक थॉट को दूसरे से अलग एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसकी बोली हुई हर बात सेम लगती है। जहां उसे जोर देना होता है वहां भी सेम टोन होती है। इससे होता यह है कि ऑडियंस बोर होने लगती है, स्पीच में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर कोई आपके पास आकर बोले कि आपकी स्पीच मोनोटोनस लगी तो बुरा मत मानो। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना सीखो और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो। स्पीच देते वक्त उन वर्ड्स या फ्रेजेस पर ज्यादा जोर दो जो आप ऑडियंस के नोटिस में लाना चाहते हो, और जहां जरूरत हो वहां अपनी टोन का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मोनोटोनी हमारी लिमिटेशन शो कराता है। ये हमें बताता है कि हमें और कितना इम्प्रूव करना है। मोनोटोनी और गरीबी एक जैसी चीज है। डिपेंड करता है कि आपको इस गरीबी से छुटकारा पाना है कि नहीं। अपनी स्पीच में वैरायटी इंक्रीज करने के कुछ और तरीके सोचो। स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाओ, बोरिंग नहीं। एक ऑर्गेनिस्ट के पास कुछ खास कीज मालूम होते हैं जिससे वो हार्मोनी कंट्रोल करता है। एक कारपेंटर के पास स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो बिल्डिंग के डिफरेंट पार्ट्स कंस्ट्रक्ट करता है। स्पीकर भी कुछ ऐसा ही होता है। उसके पास भी कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं जिससे वो अपनी स्पीच की मोनोटोनी कंट्रोल कर सकता है। उसे मालूम है कि कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है और कैसे अपने ऑडियंस के बिलीफ्स को गाइड करना है। स्पीच में वेरिएशन देना आपकी कैपेबिलिटी से बाहर की चीज है। 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। या तो अकेले में करो या ऑडियंस के सामने करो। अगर ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वो आपको फीडबैक दे सकते हैं कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऑडियंस नहीं है तो खुद ऑब्जर्व करो और देखो कि कहाँ कमी है। नेचुरल वे में बोलना थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए थोड़ा ड्रामा क्रिएट करो। अपने हार्ड वर्क से आप एंडलेस पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो और एक स्पीकर के तौर पे अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। चैप्टर 3 एफिशिएंसी थ्रू एम्फसिस एंड सबऑर्डिनेशन। कोई स्पीकर जब स्पीच देते टाइम डिफरेंट टोन यूज करे या किसी रैंडम सेंटेंस पर जोर दे तो जरूरी नहीं कि उसे रिजल्ट भी बढ़िया मिलेगा। आप हर एक वर्ड पर जोर नहीं दे सकते क्योंकि कुछ वर्ड्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। अब जैसे इस सेंटेंस को ले लो, डेस्टिनी इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। अब यहाँ पर आप डेस्टिनी वर्ड पे जोर दोगे क्योंकि ये आपकी बात का मेन आइडिया है। फिर आप नोट पर जोर दोगे ये बताने के लिए कि डेस्टिनी एक चांस की बात है। लेकिन आपको चांस वर्ड पे भी जोर देना होगा क्योंकि ये आपके सेंटेंस का दूसरा प्रिंसिपल आइडिया है। अब आप पूछोगे कि चांस पे क्यों जोर देना है, तो जवाब ये है कि ये चॉइस का कंट्रास्ट है और इससे 2 कंट्रास्टिंग बातों पर जोर दिया जा रहा है। अब आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ो और कैपिटल लेटर में लिखे वर्ड्स पे जोर देकर बोलो डॉट। डेस्टिनी इज नॉट अ चांस, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस।
दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक एवरेज स्पीकर फर्स्ट सेंटेंस में उन वर्ड्स पे भी उतना ही जोर देगा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर एम्फेसिस और सबऑर्डिनेशन में एफिशिएंट है तो आप सेकंड सेंटेंस पे जोर देकर बोलोगे और ऑडियंस को वो वर्ड्स लाउड एंड क्लियर वे में हमेशा याद रहेंगे। इस चैप्टर में एम्फेसिस का सिर्फ एक फॉर्म बताया गया है और वो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे ज़्यादा जोर देना और अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स पे कम जोर देना। हालांकि हमें लाउडनेस को एम्फेसिस से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। कोई किसी वर्ड को जोर से बोलने का मतलब ये नहीं कि वो इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जोर जोर से बोलना इंटेलिजेंस की निशानी नहीं होती। एक स्पीकर को ये समझना होगा कि एम्फेसिस का कोई परमानेंट रूल नहीं है, क्योंकि हम पहले से नहीं बोल सकते कि किस वर्ड पे जोर देना है और किस पर नहीं। ये स्पीकर की इंटरप्रेशन पर डिपेंड करता है और ज़रूरी नहीं कि हर स्पीकर सेम इंटरप्रेट करे। इसमें राइट क्या है और रॉन्ग क्या, ये बताना मुश्किल है। बस हमारे माइंड में ये प्रिंसिपल रहना चाहिए। चैप्टर 4 एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पिच। वॉइस टोन की हाई या लो डिग्री को और उसकी वेरिएशन को पिच बोलते हैं। पिच को हम पब्लिक स्पीकिंग में एक एक्सक्लेमेशन के तौर पर अप्लाई करके यूज करते हैं। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे आपको अपनी स्पीच के अंदर वर्ड्स के डिफरेंट पार्ट्स में पिच को एफिशिएंटली चेंज करना है। थॉट के हर चेंज के साथ वॉइस चेंज की भी जरूरत पड़ती है, इसी को हम पिच बोलते हैं। जब स्पीकर पिच चेंज का रूल फॉलो करता है तो स्पीच में एक गुड वॉइस वेरिएशन आती है। हालांकि कुछ लोग इसे बड़े अनइफेक्टिव तरीके से यूज करते हैं, जिससे ऑडियंस बोर होने लगती है। बिगिनर्स यानी नए सीखने वालों और प्रोफेशन में चेंजिंग ऑफ पिच डिफरेंट होती है, खासकर जब उन्हें स्पीच याद हो। पिच के डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं, जैसे एक पियानो होता है। पियानो में कई सारी कीज होती है और हर एक की एक अलग टोन या पिच देती है। यही हमारी आवाज़ के साथ भी है। हम अपनी स्पीच के अंदर वेरिएशन देने के लिए कई सारी टोन्स यूज कर सकते हैं। पिच भी लगातार चेंज होती रहती है। अब जैसे एक बच्चे को ही देख लो, बच्चा मोनोटोनसली बात नहीं करता, यहाँ तक कि बड़े लोग भी डिफरेंट वेरिएशन में बोलते हैं। कभी बर्ड्स की चर्चिंग को ध्यान से सुनो, इनकी आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। इनकी वॉइस टोन बदलती रहती है, फिर भी हमें अच्छी लगती है। पिच चेंजिंग से भी हम एम्फेसिस कर सकते हैं, यानी किसी वर्ड को एक खास तरीके से बोलकर सुनने वालों का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं। इसका एक तरीका यह है कि आप उनकी अटेंशन लेने के लिए अपनी वॉइस पिच को एक खास डिग्री में चेंज कर दो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब कांग्रेस आगे क्या करने वाली है, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो। अपनी वॉइस पिच में अचानक चेंज लाकर आप अपनी स्पीच के कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस पर जोर दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पिच बहुत हाई या लो ना हो जाए। चैप्टर 5 एफिशिएंसी थ्रू चेंज ऑफ पेस। चलते वक्त, भागते वक्त या मूव करते टाइम जो कंसिस्टेंसी रहती है, उसे हम पेस बोलते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में पेस का मतलब है टेम्पो रेट ऑफ मूवमेंट है। 1 मिनट के 600 में जब कोई गन शूट करती है तो वो फास्ट टेम्पो है। एक ओल्ड मजल होल्डर जिसे लोड करने में 3 मिनट लगते हैं, स्लो टेम्पो में शूट करता है। म्यूजिशियंस उस टेम्पो से फेमिलियर होते हैं जिस स्पीड पे म्यूजिक का कोई पैसेज प्ले किया जाता है। टेम्पो चेंजिंग से डिलीवरी में नेचुरलनेस आती है और पब्लिक स्पीकिंग में नेचुरलनेस जरूरी है। टेम्पो में चेंज लाते रहने से आप अपनी स्पीच डिलीवरी को नेचुरल बना सकते हैं। मिस मार्गरेट अंगलिन के स्टेज मैनेजर मिस्टर हावर्ड लिंडसे ने कहा था कि चेंज ऑफ पेस एक एक्टर के लिए मोस्ट इफेक्टिव टूल होता है और किसी भी स्पीकर के लिए इस टूल को अचीव करके यूज करना कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एक स्पीकर जब बोलते हुए अपना पेस चेंज करता है तो नेचुरलनेस साफ देखी जा सकती है और टेम्पो चेंज करने से आप एम्फेसिस भी ला सकते हैं। टेम्पो को अगर अचानक चेंज करोगे तो ऑडियंस को तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप अपने ऑडियंस के सामने कोई पॉइंट रखना चाहते हो तो टेम्पो को तुरंत चेंज कर दो, लोग एकदम से आपका पॉइंट नोटिस कर लेंगे। मगर आपको इसके लिए टेम्पो रेगुलेटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, वरना आपकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर स्पीकर्स यही सेम मिस्टेक करते हैं। यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों को सीखने में वक्त लगता है, इसलिए टेक योर टाइम और लगातार प्रैक्टिस करते रहो।
चैप्टर 6 पॉज एंड पावर। पॉज और स्टम्बलिंग में फर्क होता है। पब्लिक स्पीकिंग में बड़े ग्रेसफुली पॉज लिया जाता है। स्टम्बलिंग अलग चीज है, जब आप स्पीच देते वक्त किसी वर्ड पे अटक जाते हो या गलत ढंग से बोलते हो। पब्लिक स्पीकिंग में पॉजिंग भी काफी मैटर करती है। आपकी स्पीच पर इसका पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है और आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस से पहले या बाद में पॉज लेना पड़ता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप लाइन्स के बीच में पॉज लेते हैं तो ये नॉर्मल है, लेकिन कई न्यू स्पीकर्स काफी लंबा पॉज लेने की गलती करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एफिशिएंट पॉजिंग के एक या चारों रिजल्ट्स कैसे अचीव किए जाए, ये आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। स्पीच के दौरान पॉज लेना स्पीकर को नेक्स्ट मेजर आइडिया डिलीवर करने की फोर्स देता है। जैसे मेपल का पेड़ तरी मेपल ट्रीज फॉर एग्जाम्पल आर रेयरली टैप्ड कॉन्टिन्यूअली। जब स्ट्रॉन्ग फ्लो की जरूरत होती है तो पॉज लिया जाता है। When a strong flow is wanted, a pause is made, nature is given time to reserve its forces, and when the tree is reopened, a stronger flow is the result. किसी भी लड़ाई में कूदने से पहले पूरी तैयारी जरूरी है, वरना हार पक्की है। एक स्पीकर के थॉट उसके ऑडियंस के माइंड में नहीं भरे होते, स्पीकर जो उन्हें बताना पड़ता है। इसलिए आप पॉज लेते हैं, फिर फोर्स के साथ एक नया आइडिया ऑडियंस के सामने रखते हैं। जब स्पीकर बोलते वक्त पॉज लेता है तो उसके भी ऑडियंस मैसेज रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बार कहा था कि ये पूरा यूनिवर्स मोशन में रहता है और हर परफेक्ट मोशन एक रिद्म है। रिद्म का एक पार्ट रेस्ट भी है। रेस्ट के बाद फिर एक्टिविटी शुरू होती है। जैसे सीजन चेंज होता है, जैसे सांस आती है और जाती है, और जैसे हार्ट बीट चलती है, इसी तरह हर मोशन के बीच में एक पॉज जरूरी है। आप भी जब स्पीच में पॉज लेते हो तो आपकी ऑडियंस को भी एक रेस्ट मिलता है। जो आपने कहा उस पर सोचने का मौका मिलता है, क्योंकि लगातार स्पीच सुनने से ऑडियंस का माइंड थक जाएगा, फिर उन्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे और आपकी बात क्लियरली उन तक पहुंच नहीं पाएगी। पॉज एक तरह का सस्पेंस भी क्रिएट करता है। सुनने वालों को इंतजार रहता है कि अब आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपकी पब्लिक बेसब्री से आपकी नेक्स्ट लाइन्स का वेट करती है, इसलिए थोड़ा पॉज लेकर उन्हें वेट करने दे। आपने देखा होगा कि अक्सर शेरलॉक होम्स की स्टोरी पढ़ते वक्त हम कितने क्यूरियस हो जाते हैं। जब तक मिस्ट्री सोल्व नहीं होती, आप स्टोरी पढ़ना नहीं छोड़ते, लेकिन अगर मिस्ट्री जल्दी सोल्व हो जाए तो आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, तो फिर आप पूरी बुक क्यों पढ़ेंगे। इसलिए पॉजिंग को हम सस्पेंस क्रिएट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। अनस्किल्ड स्पीकर्स अपनी ऑडियंस के सामने सिर्फ फ्लेट वर्ड्स रखते हैं। उनकी स्पीच में कोई एक्सप्रेशन या एंटरटेनमेंट नहीं होता। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल स्पीकर्स के बीच यही एक मेजर डिफरेंस है। आप अपनी ऑडियंस को किस तरह स्पीच डिलीवरी करते हैं, ये आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। हर बड़े आइडिया के बाद पॉज देना जरूरी होता है, ताकि वो आइडिया ऑडियंस के माइंड में फिट हो जाए। जो लोग एक ही स्पीड में फटाफट अपनी बात खत्म कर लेते हैं, उनकी स्पीच किसी को याद नहीं रहती। जैसे बारिश एकदम तेजी से आकर बरस जाए तो फसल को कोई फायदा नहीं पहुंचता। इसलिए पॉज लेकर अपनी बात कहो, खासकर तब जब आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस में लाना हो। टाइम लो और ऑडियंस को भी टाइम दो, आपकी ऑडियंस कहीं भाग नहीं रही। चैप्टर 7 एफिशिएंसी थ्रू इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब है वॉइस पिच का मॉड्यूलेशन। हमने चैप्टर 4 में चेंज ऑफ पिच की इंपॉर्टेंस बताई थी। अब हम बताते हैं कि इन्फ्लेक्शन का क्या मतलब है। रैंडम वर्ड्स आपकी स्पीच को काफी बोरिंग बना देते हैं, इसलिए कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने चाहिए जो वर्ड्स को एक डीप मीनिंग देते हो। दो तरह के इन्फ्लेक्शन होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग। इन दोनों को कंबाइन करके मॉड्यूलेशन के कई और वेरिएशन क्रिएट किए जा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप कुछ खास वर्ड्स या सेंटेंस को नोटिस में लाने के लिए वॉइस पिच चेंज कर लेते हैं। अब जरा ये पढ़ो, ओह वो एकदम ठीक है। देखा, फेंट प्रेज या पोलाइट डाउट या जहां अनसर्टेनिटी के लिए कैसे राइजिंग इन्फ्लेक्शन यूज किया गया। अब नोट करें कि कैसे सेम वर्ड्स एक फॉलिंग इन्फ्लेक्शन के साथ जोरदार तारीफ को एक्सप्रेस करते हैं। एक और एग्जाम्पल है जहां आप इन्फ्लेक्शन का डिफरेंस देख सकते हैं। दो सिचुएशन है,
एक में आप किसी इमेजिनरी पर्सन को गुड बाय बोल रहे हो जिससे आप कल फिर मिलने के बारे में सोच रहे हो, और दूसरा जहां आप एक पुराने दोस्त को गुड बाय बोल रहे हो जिससे आप शायद फिर कभी नहीं मिलोगे। ध्यान रहे कि आपको ओवर इन्फ्लेक्ट नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा अनप्लीजेंट और अननेचुरल हो जाएगा। सेम चीज़ आपको इस चैप्टर के खत्म होने पर रिमाइंड कराई जाएगी। प्रैक्टिस करो, अपनी वॉइस को सुनो और इस बुक में दिए टिप्स की हेल्प से अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करो। चैप्टर 8 कंसंट्रेशन इन डिलीवरी। अपने हाथों से एक सर्कुलर मोशन बनाओ और साथ ही अपने पैरों से एक रेक्टेंगुलर मोशन बनाने की भी कोशिश करो। ऑफ कोर्स ये काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप अपने हाथ और पैरों को दो अलग अलग मोशन में नहीं चला पाएंगे। यही सेम मिस्टेक अक्सर स्पीकर्स भी करते हैं। उनकी पहली बात अभी पूरी भी नहीं होती कि वो दूसरी के बारे में सोचने लगते हैं। फिर होता क्या है कि उनका कंसंट्रेशन फेल हो जाता है। स्पीच स्टार्टिंग में तो सही चलती है, लेकिन लास्ट तक आते आते उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। किसी भी वेल प्रिपेयर्ड स्पीच में जिन वर्ड्स पे जोर देना होता है वो अक्सर सेंटेंस के एंड में आते हैं। लेकिन जब स्पीकर इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोले बिना ही नेक्स्ट लाइन के बारे में सोचने लगता है तो उसका कंसंट्रेशन ढीला पड़ जाता है और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट जाती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी सेंटेंस को बोलते वक्त उसके अगले सेंटेंस के बारे में मत सोचो। जो आप बोल रहे हो सारा फोकस उसी पर रखो। अगला सेंटेंस खुद आ जाएगा। बीच बीच में पॉज लेते रहो कि अब आगे क्या बोलना है, लेकिन करंट सेंटेंस पर भी फोकस करो। आपने देखा होगा कि रटी रटाई स्पीच सुनने कितनी बोरिंग लगती है। एक स्किलफुल स्पीकर के वर्ड्स हर बार बोलते वक्त दोबारा जन्म लेते हैं। उनमें एक नई जान होती है, इसलिए लोग पूरे एंथुसियाज्म से सुनते हैं। वर्ड्स की फीलिंग्स लूज मत करो। जो भी बोलो दिल से बोलो, तभी आपके वर्ड्स ऑडियंस के माइंड में लंबे टाइम तक रह पाएंगे। अगर आप किसी ऐसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हो जो आपको हर्ट कर रही है तो आपको ज़्यादा दुख होगा। इसलिए प्रेजेंट पर ध्यान दे, जो आप बोल रहे हैं उसी पर पूरा फोकस रखे, फालतू बातों को माइंड से हटा दे। चैप्टर 9 फोर्स। इस चैप्टर में हम इनर और आउटर फोर्स के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इनमें से एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। एक स्पिरिचुअल है तो दूसरा फिजिकल। इसलिए हमें ह्यूमन फोर्स और फिजिकल फोर्स के बीच का डिफरेंस समझना होगा। द बुक सैम्पल्स लाउडनेस। नेचर का लाउडनेस फोर्स नहीं है, हालांकि फोर्स कभी कभी नॉइज से भी होता है। स्पीच में जोर जोर से वर्ड्स बोलकर आप उसे गुड या रिमार्केबल नहीं बना सकते। हालांकि कई बार किसी बात को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें ऊंची आवाज का भी सहारा लेना पड़ता है। फोर्स को अगर छोड़ दिया जाए तो उससे कुछ भी हो सकता है। ऑडियंस अलर्ट हो जाएगी कि स्पीकर क्या बोल रहा है। लेकिन फोर्स अचीव करने के लिए आपको खुद को लूज रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि आदमी खुद ही फाइनल फैक्टर है। वो खुद ही अपने फ्यूल का सप्लायर है और इस आग को हवा देती है आपकी ऑडियंस या खुद स्पीकर। लेकिन अगर आपके अंदर फोर्स ही नहीं होगी तो आग कहाँ से पैदा होगी। इस चैप्टर में फोर्स के 4 फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं जो आपके कंट्रोल में है। आइडियाज, सब्जेक्ट के बारे में फीलिंग्स, वर्डिंग और डिलीवरी। इस बुक में हमने इन चारों के बारे में डिस्कस किया है। अच्छे वर्ड्स चॉइस से भी स्पीच में फोर्स आती है। प्लेन वर्ड्स ज़्यादा फोर्सफुल होते हैं उन वर्ड्स के मुकाबले जो कम यूज होते हैं। शॉर्ट वर्ड्स लॉन्ग वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्पेसिफिक वर्ड्स जर्नल वर्ड्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अपनी स्पीच में अगर आप सोच समझकर वर्ड्स अरेंजमेंट करते हैं तो उससे भी आपकी स्पीच में फोर्स आएगा। मॉडिफायर्स और कनेक्टिव्स को कट आउट करो। स्पीच हमेशा ऐसे सेंटेंस या वर्ड्स से स्टार्ट करो जिस पर तुरंत ध्यान जाए। ये कुछ एग्जाम्पल है जिनकी हेल्प से आप अपनी स्पीच में एक फोर्स ला सकते हैं। चैप्टर 10 फीलिंग एंड एंथुसियाज्म। जो लोग फीलिंग के बिना स्पीच देते हैं, सच बोले तो ऑडियंस का टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनकी स्पीच सुनने में बड़ी बोरिंग सी लगती है। ऐसी स्पीच पर लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग कुछ देर सुनेंगे फिर उठकर चल देंगे। चैप्टर 10 में आप सीखोगे कि स्पीच को जानदार कैसे बना सकते हो। हम आपको ऐसे टिप्स देंगे जो आपको पूरे एंथुसियाज्म और फीलिंग्स के साथ एक बढ़िया स्पीच डिलीवर में हेल्प करेगी।
अपनी आंखों के सामने ही अपने बच्चे बिकते हुए देखने वाली नीग्रो मदर्स ने अमेरिका के कुछ गिने-चुने और सबसे जानदार स्पीच को इंस्पायर किया है। बेशक इन मदर्स को स्पीकिंग की टेक्निक नहीं पता थी और ना ही उन्हें बोलने के तरीका मालूम था, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा था जो हर टेक्निक और रीजन्स से ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, और वो थी उनके अंदर की फीलिंग जो वो अपने बच्चों के लिए फील करती थी। पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर लोगों को या ऐसे बैंड्स को हायर करती है जो उनकी स्पीच में तालियां बजाते हैं और एंथुसियाज्म बढ़ाते हैं। अब लीडर सही बोल रहा है या गलत ये तो सुनने वाले पर डिपेंड करता है, मगर इस बात पे कोई डाउट नहीं कि तालियों की आवाज़ लोगों का एंथुसियाज्म ज़रूर बढ़ा देती है। न्यूयॉर्क में एक वॉच मैन्युफैक्चरर ने एडवर्टीजमेंट की 2 सीरीज ट्राई की। एक में वर्कमैनशिप, ड्यूरेबिलिटी और वॉच के सुपीरियर स्ट्रक्चर की बात थी, वही दूसरे एड में लिखा था एक वॉच जिस पर आप प्राउड कर सकते हो, जिसका साफ मतलब ये था कि अगर आपके पास ये वाली वॉच है तो आपको एक तरह का प्लेजर और प्राइड फील करना चाहिए। जरा अंदाज़ा लगाओ कि कौन से एडवर्टीजमेंट ने ज़्यादा कमाई की होगी। ऑफ कोर्स दूसरे वाले ने। अपनी स्पीच में फीलिंग लाने का एक तरीका ये भी है कि आप कैरेक्टर की स्किन में घुस जाओ। आप जो मैसेज देना चाहते हो, जो पॉइंट रखना चाहते हो या जिस पर्पज से आर्ग्यू करना चाहते हो, आप ये सारी चीज़ें अपने माइंड में अच्छे से बिठा लो। जो बोलना है उस पर इतना यकीन करो कि जब आप बोलो तो लोगों को सच लगे। आपकी बात आपके एक्सप्रेशन और फीलिंग्स से मैच होनी चाहिए। अपने सब्जेक्ट के लिए ऑडियंस में सिंपैथी क्रिएट करो। आपका एंथुसियाज्म रियल लगना चाहिए, तभी वो सामने वाले पर भी असर करेगा। ज़्यादातर पब्लिक स्पीचेस में ह्यूमैनिटी के टॉपिक भी होते हैं, जैसे लिटरेचर, मॉडर्न लैंग्वेज, ह्यूमन जियोग्राफी, लॉ और पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्ट्स और हिस्ट्री। स्पीकर्स अक्सर अपने पॉइंट रखने के लिए या अपने टॉपिक की इम्पोर्टेंस शो कराने के लिए इन टॉपिक्स को यूज़ करते हैं। इमेजिन करो कि आप ऑडियंस हो। अब इमेजिन करो कि आपके सामने कोई स्पीकर बगैर किसी फीलिंग के अमेरिकन हिस्ट्री पर स्पीच दे रहा है, तो आप क्या करोगे? जाहिर है आपका ध्यान दूसरी चीज़ों पर चला जाएगा, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप फोकस कैसे करोगे? तो भला ऐसी स्पीच से क्या फ़ायदा जब लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज ही ना मिल पाए? एक एवरेज स्पीकर स्पीच देते वक्त थोड़ा शर्माता है, उसकी फीलिंग्स ऑडियंस के सामने खुलकर नहीं आ पाती, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप भी किसी प्रोफेशनल स्पीकर की तरह एक जानदार और शानदार स्पीच दे सकते हो, एक ऐसी स्पीच जो आपके सुनने वालों को लंबे टाइम तक याद रहेगी। कंक्लूजन। डेल कार्नेगी की द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक पढ़कर ना सिर्फ आपके अंदर से पब्लिक स्पीकिंग का डर निकलेगा, बल्कि इसके बाद आपको पब्लिक स्पीकिंग में और भी मज़ा आएगा। अगर आप भी एक सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो एक बुक आपको गाइड करेगी। इस बुक के अच्छे और एफिशिएंट रिजल्ट्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करोगे। अगर आपको खुद पे यकीन है तो बेशक रिजल्ट भी मिलेगा, और इसके लिए डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है। रूल्स फॉलो करो, टिप्स और गाइड यूज़ करो। इस बुक के हर चैप्टर में दिए गए सवालों के जवाब दो, लेकिन आपको एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर एक चैप्टर में एक लेसन है जो आपको मिस नहीं करना है। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी से कभी कुछ हासिल नहीं होता। पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है जिसे आप प्रैक्टिस के साथ ही धीरे धीरे सीखोगे, इसलिए प्रैक्टिस करते रहो।